हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक भाषा पीयूष का सेकेंड चैप्टर वर्ड विचार पढ़ाने जा रही हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिए। जब भी हम कुछ बोलने का प्रयास करते हैं तो हमारे कंठ में एक कंपन उत्पन्न होता है। इस कंपन के द्वारा ही हमारे मुख से भिन्न भिन्न ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ड कहते हैं। वर्ड किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जैसे आ, क, स, ट, भ, ह आदि। यानी कि एक इतनी छोटी इकाई जिसे और अधिक नहीं तोड़ा जा सकता। परिभाषा देखिए, वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ड कहलाती है। यहाँ एग्जाम्पल देखिए, ये जो वर्ड दिए गए हैं इनको और अधिक इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। त, र, ई, न, ए, त, र, अ इतने वर्ड मिलकर एक शब्द को बनाते हैं। अर्थात वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णमाला क्या है? इन्हीं वर्णों से व्यवस्थित समूह जो होता है वह वर्णमाला होता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ड के भेद कितने होते हैं? वर्ड के दो भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन। तो आइए स्वर देखें। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है, अर्थात जिनको बोलने के लिए अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह स्वर कहलाते हैं। अतः जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह से वायु बिना किसी बाधा के बाहर निकलती है, स्वर कहलाते हैं। हिंदी भाषा में उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या 11 है। कौन कौन से स्वर हैं? अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। ये अंग और जो अहा हैं ये अयोग भाव होते हैं, ये स्वर नहीं है, लेकिन लेखन के आधार पर इन्हें स्वरों में शामिल किया जाता है। स्वर के भेद कौन कौन से होते हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। देखिए ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हम बोलने में कम समय लगाते हैं वह ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, अ, ई, ओ, ऋ, यानी कि इनको बोलने में बहुत कम समय लगता है। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में बोलने में ह्रस्व स्वर से 2 गुना अधिक समय लगता है, वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अर्थात जिन्हें हम तेज आवाज में बोलते हैं, जैसे आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये संख्या में 7 होते हैं। प्लुत स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनको बोलने में अन्य दोनों स्वरों से 3 गुना अधिक समय लगता है, वह प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे ओ, माँ, अर्थात हम इन्हें बहुत लंबा खींचते हैं, इन्हें बोलने में काफी अधिक टाइम लगता है, ये प्लुत स्वर होते हैं। अब व्यंजन देखिए, वे वर्ड जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते हैं, इन्हें बोलने के लिए हम स्वरों का प्रयोग करते हैं। जब इन व्यंजनों पर हम स्वरों की मात्राएं लगाएंगे तभी हिंदी को बोला जा सकता है। व्यंजन के भेद यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए व्यंजन कितने प्रकार के हैं? व्यंजन 3 प्रकार के हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या है? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से वायु कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, होष्ठ आदि को स्पर्श करके निकलती है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये वर्ग में दिए गए हैं, इनके 5 वर्ग हैं। देखिए, का वर्ग में है क, ख, ग, घ, य। इनको बोलने में हमने गले का प्रयोग किया है, अर्थात ये स्वर हमारे कंठ से निकलते हैं, इसलिए इन्हें कंठस्थ व्यंजन कहते हैं। च वर्ग देखिए, च, छ, ज, झ, व। ये तालव्य व्यंजन है, इनको बोलने के लिए हमने तलवे का, हमारी जो जीभ है वो तलवे में छूकर निकलती है, तो ये तालव्य व्यंजन है। टा वर्ग में आते हैं ट, ठ, ड, ढ, ढ़, अर्थात ये मूर्धा से व्यंजन है, इनको बोलने में तलवे और दांतों के बीच का स्थान प्रयोग में किया गया है। बोलकर देखिए सभी, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, तो ये हमारे मूर्धा से व्यंजन है। नेक्स्ट है ता वर्ग।
ता, था, दा, धा, ना। इनको बोलने में हमने दांतों की हेल्प ली, अर्थात हमारी जो जीभ है वो दांतों को स्पर्श करती है। ये हमारे दंतस्य व्यंजन हो गए। लास्ट है आपका प, फ, ब, भ, म। इनको बोलने में हमने होठों की सहायता ली है। ये हमारे होष्ठ व्यंजन हैं, अर्थात ये जितने भी व्यंजन यहाँ पर दिए गए हैं ये सभी स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आपका अंतस्य व्यंजन। अंतस्य व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण स्वरों व व्यंजनों के मध्य का है, इसलिए ये अंतस्य व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, य, र, ल, व। ये हम अपने मुंह के अंदर ही बोल रहे हैं। इनका उच्चारण हम स्वरों और व्यंजनों के बीच में करते हैं। तो य, र, ल, व ये हमारे अंतस्य व्यंजन हैं। लास्ट है आपके ऊष्म व्यंजन। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती है, अर्थात हम जो भी बोलते हैं वह उसमें ऊष्मा पैदा होती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। श, 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 ह। इनको भी बोलकर देखिए, श, 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 ह। इन्हें बोलने में मुंह से गर्म हवा निकलती है, इसलिए ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अब है आपके अयोग वा। हिंदी वर्णाला में अंग तथा आह को स्वरों के मध्य स्थान दिया गया है, किंतु इनका उच्चारण किसी व्यंजन की भांति होता है, अतः ये दोनों वर्ण अयोग वा हैं। ये कभी भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किए जाते। जिस प्रकार हम स्वरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से करते हैं उस तरीके से हम अंग और आह का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये व्यंजनों के साथ प्रयोग किए जाते हैं। हम अंग की मात्रा अगर का पे लगाएंगे कंग हो जाएगा, चा पे लगाएंगे चन हो जाएगा, तो ये स्वरों के साथ चलते हैं, इसलिए ये व्यंजनों के साथ चलते हैं, इसलिए ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होते हैं। अयोग वा 2 प्रकार के होते हैं, अनुस्वार विसर्ग। अनुस्वार जो अंग की बिंदी ये जो हम लगाते हैं इसे अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार का चिन्ह ये है। स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण अनुस्वार होता है। जो हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं, जो यहाँ पर जो शो हो रहे हैं स्पर्श व्यंजन, इसका ये 5वां जो भी वर्ण है ये सभी हमारा अनुस्वार में यानी इन्हें बोलने में हम नाक का प्रयोग करते हैं, तो ये अनुस्वार में आ जाता है और अपने से पहले आने वाले व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है। जैसे कंस, बंस, जिस पर हम बोल रहे हैं हंस, अंस, ये अंग की मात्रा होती है और ये इसे अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार के समान ही अनुनासिक स्वर है, जिसका चिन्ह चंद्र बिंदु होता है। यह भी वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। अनुनासिक का उच्चारण नाक तथा मुंह दोनों से किया जाता है। इसकी ध्वनि नाक तथा मुंह से निकलती है, जैसे चांद, माँ, सांप, गांव आदि। ये हमारे अनुनासिक होते हैं, जिन्हें हम नाक और मुंह दोनों से बोलते हैं। अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर देखिए। अनुस्वार के उच्चारण में वायु हमेशा नाक से ही निकलती है, लेकिन अनुनासिक के उच्चारण में वायु नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है। आप विसर्ग देखिए। आहा की मात्रा विसर्ग कहलाती है, यानी कि हम विसर्ग का उच्चारण ह के रूप में होता है। हम बोलते हैं अतः, अगर हमने लिखा अतः तो बाद में ह निकला, इसका प्रयोग वर्ण के अंत में होता है। उच्चारण करने पर यह विसर्ग ह की ध्वनि देता है, जैसे अतः, प्रातः, प्रायः, नमः आदि। तो इसका उच्चारण करने में लास्ट में ह की ध्वनि सुनाई पड़ती है, इसे विसर्ग कहते हैं। अब नेक्स्ट है आपका आगत ध्वनियाँ। आगत ध्वनियाँ क्या है? बहुत से ऐसे विदेशी शब्द जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में बहुतायत में होने लगा है, इनका उच्चारण करने के लिए कुछ विशेष ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। ऐसी ध्वनियों को आगत ध्वनियाँ कहते हैं। अ, ज, फ आदि आगत ध्वनियाँ कहलाती हैं। इनमें से अ आगत स्वर है एवं इसका चिन्ह अ है। जिस तरीके से हम डॉक्टर, फ्रॉक पर लगाते हैं, इसको इस तरीके से चिन्ह लगा देते हैं और इसे अ करके बोला जाता है। इसे चंद्रबिंदु नहीं बोला जाता है। अधिकतर आप लोग इसे चंद्रबिंदु समझ लेते हैं, लेकिन ये चंद्रबिंदु नहीं होता है, ये अ होता है, आगत ध्वनियों में आता है। ज, फ, इसके नीचे ये जो हम नुक्ता लगा देते हैं ये आगत व्यंजन है, जैसे डॉक्टर, बॉल, फना, जहन, जहर आदि।
नुक्ता क्या है? आगत व्यंजनों ज तथा फ का उच्चारण सामान्यतः हिंदी भाषा में ज और फ के समान किया जाता है। उच्चारण तो उसी तरीके से किया जाता है, लेकिन इसके नीचे नुक्ता लगाते हैं। उनके उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए इन वर्णों के नीचे बाईं ओर बिंदी लगा दी जाती है। इस प्रकार के वर्णों का प्रयोग उर्दू, अरबी तथा फारसी भाषा में किया जाता है। इस बिंदी को नुक्ता कहा जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है राज, ये हिंदी शब्द है, और यहाँ विदेशी शब्द में ये नुक्ता लगा दिया राज, 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 ये रहस्य वाला हो गया। जरा, यहाँ पे हिंदी शब्द है जरा मीन्स वृद्धावस्था, यहाँ पे लगा देते हैं जरा, यहाँ पे नुक्ता लगाते हैं हम जो स्पष्ट करके बोलते हैं जरा मीन्स कम, ये विदेशी शब्द है। फन, यहाँ फन होता है सांप का फन, और ये है फन, फन, ये फन मीन्स कला। सजा, सजा होता है यहाँ पे सज्जित करना, और यहाँ पे सजा होता है दंड देना। शब्द एक जैसे ही हैं, लेकिन थोड़ा सा नुक्ता यानी ये बिंदु लगाकर इनका पूरा सेंस, इनका अर्थ चेंज हो जाता है। आज के लिए इतना ही वीडियो, शेष भाग आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू क्लास 7। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक भाषा पीयूष का सेकेंड चैप्टर वर्ड विचार का बचा हुआ भाग पढ़ाने जा रही हूँ, तो कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए। र के विभिन्न रूप, आप यहाँ पर पदेन के विभिन्न रूप पढ़ने जा रहे हैं, रेफ और पदेन के। जो र होता है, र का उच्चारण दो तरीके से निकलता है, एक रेफ पर निकलता है और दूसरा पदेन में निकलता है। इसके जो भी विभिन्न रूप हैं, इनका वर्णों के साथ किस प्रकार से प्रयोग करके इनका रूप परिवर्तित करते हैं, ये पढ़ने जा रहे हैं आप। तो देखिए, स्वर रहित र का प्रयोग जब किसी व्यंजन के साथ किया जाता है, तब वह उस व्यंजन के ऊपर रेफ लगकर व्यंजन से पूर्व अपनी ध्वनि देता है। अर्थात ये जो रेफ है, ये शब्द के ऊपर लगती है, और रेफ कभी भी शब्द के फर्स्ट लेटर पर नहीं लगती है, प्रथम अक्षर पर नहीं लगती है। तो देखिए, हम र का उच्चारण रेफ के माध्यम से किस तरीके से करते हैं। र प्लस माँ के ऊपर लग गया, हम लिखते हैं शर्मो, शर्म, तो शर्मो, यानी श के बाद हम रेफ का उच्चारण करते हैं, उसके बाद म का उच्चारण होता है शर्मो, शर्म। कर्म, कर्मो, कर्मो, कर्म, ये रेफ का उच्चारण है। इसी तरीके से देखिए, कार्य, कार्य, सूर्य, 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 सर्व, पर्व। तो ये जिस शब्द पर लगता है उससे पहले वाले शब्द के बीच में उच्चारण देता है। अब देखिए, स्वर सहित र का संयोग, ये आपका पदेन है जो कि आपके शब्द के नीचे लगता है। ये भी दो तरीके से लगता है, ये पदेन और ये पदेन। तो देखिए किस तरीके से इसका प्रयोग होता है। स्वर सहित र का संयोग जब पाई वाले स्वर रहित व्यंजन के साथ किया जाता है, तब यह वर्ड के नीचे पाई में पदेन रूप में लगाया जाता है। हम लिखते हैं प्रथम, पा में रा निकला है, तो प प्लस र क्या हो गया, प्रथम। इसे हमने शब्द के साथ जोड़कर बोला है प्रवेश, प्रवीण। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन पर ये इस तरीके से पदेन नहीं लगाया जाता है, तब वहां पर यहाँ पर इस पदेन का यूज होता है। जैसे टा और डा, उसमें ये वाला पदेन प्रयोग होता है। यहाँ पर ये पदेन के इतने रूप दिए गए हैं। स्वर रहित वर्ड ट ड ड ढ ट ठ ड ढ के साथ जब हम पदेन का प्रयोग करते हैं, तो हम इसे किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से, ट्राम, टा के नीचे हमने लगा दिया ट्रेन। उच्चारण उसी शब्द के साथ मिलकर निकल रहा है, ड्रैगन, ड्रम,
लेकिन हमने इसे लिखने का तरीका चेंज किया है, इस तरीके से यूज किया है। तो ये आपका पदेन हो गया। अब उच्चारण विधि के आधार पर व्यंजन के भेद पढ़ने आप जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर व्यंजन के कितने भेद हैं। स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, नासिक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, अर्धस्वर व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन क्या है? इन व्यंजनों के उच्चारण में जब एक उच्चारण अवयव दूसरे उच्चारण अवयव को स्पर्श करता है, इसलिए इन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, य। जैसा कि हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, जो हमारी जिह्वा है वह इन शब्दों को बोलने में हमारे मुंह के अंदर के विभिन्न हिस्सों को स्पर्श करती है, इसलिए ये स्पर्शी व्यंजन होते हैं। क, ख, ग, घ, य हमने बोला तो ये गले से बोला। च, छ, ज, झ, उ ये तालव्य व्यंजन है, ये कंठस्थ व्यंजन हो गए गले से बोलने वाले। और च, छ, ज, झ, उ ये तालव्य व्यंजन है, इन्हें बोलने में हमारी जीभ ने तलवे का सहारा लिया। ट, ठ, ड, ढ, ढ ये मूर्धास्य व्यंजन है, जो कि गले और तलवे के बीच के स्थान को, दांतों के और तलवे के बीच के स्थान को स्पर्श करते हैं। ये मूर्धास्य व्यंजन है। त, थ, द, ध, न ये हमारे दंतस्य व्यंजन है, इन्हें बोलने में दांतों का जीभ हमारी दांतों को टच करती है। प, फ, ब, भ, म ये होष्ठ व्यंजन है, इन्हें होठों के द्वारा बोला जाता है। तो ये स्पर्शी व्यंजन हो गए, अर्थात ऐसे व्यंजन जिसे बोलने में हमारी जीभ मुंह के विभिन्न हिस्से को स्पर्श करती है। अब स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या है? जिन्हें बोलने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। होते तो ये भी स्पर्श व्यंजन है, लेकिन इन्हें बोलने में जिह्वा हमारी है वो अग्र भाग और ताल भाग के मध्य को स्पर्श करते हुए, यानी कि मध्य भाग और ताल भाग को टच करते हुए निकलती है, और वायु इन दोनों के साथ स्पर्श करती हुई रगड़ खाती हुई मुख से बाहर निकलती है। जैसे च, छ, ज, झ आदि, इन्हें हम स्पष्ट तरीके से बोलते हैं, मुंह से वायु भी निकलती है और इन्हें बोलने में थोड़ी ताकत का अनुभव होता है। नेक्स्ट है हमारा नासिक व्यंजन। नासिक व्यंजन क्या है? इन व्यंजनों के उच्चारण में वायु नाक द्वारा बाहर निकलती है। जैसे म, न, ण, व आदि, इन्हें हम नाक के बल से बोलते हैं, इसलिए नासिक व्यंजन है। पार्श्विक व्यंजन क्या है? पार्श्विक व्यंजन ल होता है। इस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा का अग्र भाग मसूड़ों को छूता है, किंतु बगल का भाग खुला हुआ रहता है, इसी से वायु बाहर निकलती है। जैसे ल, यानी कि जिह्वा का जो अग्र भाग है वो मसूड़ों को छूता है। ल करके हम बोलते हैं, तो हमारी टंग कहाँ पर स्पर्श होती है? मसूड़ों पर। प्रकंपित व्यंजन। प्रकंपित व्यंजन क्या है? इस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा की नोक मसूड़ों के समीप अंदर से आते प्रवाह के कारण कंपित हो जाती है। र एकमात्र कंपित व्यंजन है, जिसे बोलते हैं र, यानी कि इसे हम बोलने में हमारी जो जीभ है वो प्रकंपित हो जाती है। बोलकर देखिए सभी, र, यह एकमात्र कंपित व्यंजन है। उत्क्षिप्त व्यंजन, ड़ा और ड़ा उत्क्षिप्त व्यंजन है। इनके उच्चारण में जिह्वा की नोक को तालु से सटाकर एक झटके से नीचे की ओर फेंक दिया जाता है। ड़ हम बोलते हैं, आप भी बोलकर देखिए, ड़ा और ड़ा। इसमें जो हमारी जिह्वा है वह तालु से सटकर झटके के साथ नीचे की तरफ आती है। नेक्स्ट है आपका संघर्षी व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु किन्हीं दो उच्चारण स्थानों से रगड़ खाती हुई निकलती है, उन्हें संघर्ष व्यंजन कहते हैं। इन्हें ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है। देखिए, इसमें ऊष्म व्यंजन और कुछ व्यंजन शामिल हैं, जैसे श, श, ह, ख, फ, ज। यहाँ पर जो हमारी जिह्वा है वो रगड़ खाती हुई बाहर निकल रही है। आप भी बोलकर देखिए इनको। नेक्स्ट है अर्धस्वर व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय उच्चारण अवयव एक दूसरे के पास आ जाते हैं, परंतु एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर पाते, उन्हें अर्धस्वर व्यंजन कहते हैं। जैसे या, वा, या, वा।
इसमें हमारी टंग किसी को टच नहीं कर रही है और हम स्पष्ट तरीके से शब्द को बोल रहे हैं, वर्ड अक्षर को बोल रहे हैं। या हुआ, इसमें हमारी टंग किसी को भी स्पर्श नहीं करती है। नेक्स्ट है आपका संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है? दो भिन्न व्यंजनों को जब एक अक्षर के रूप में लिखा जाता है तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, छे छित्री, त्रशूल, ज्ञा ज्ञानी और श्र, ये आपके संयुक्त व्यंजन है। छे छित्री किससे बना है? का और श से मिलकर बना है, ये संयुक्त है। ता और र से मिलकर बना है त्रा आपका। जा और उमा से मिलकर ज्ञा बना है और श और र से मिलकर श्र बना है। तो ये संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। अब है आपका संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर क्या है? जब एक स्वर रहित व्यंजन अन्य सस्वर व्यंजनों से मिलता है तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे ये देखिए, किसी भी एक व्यंजन को दूसरे के साथ मिलाकर यहाँ पर बोला है, दो भिन्न व्यंजनों से निर्मित संयुक्त व्यंजन। यहाँ पर दो भिन्न व्यंजन है। यहाँ पे ये देखो, आधा का को हमने ला में मिला दिया, दोनों भिन्न हैं। और हमने इससे कैसे पढ़ेंगे? किला, जा में या को मिलाया तो ज्य, इससे हम कुछ भी शब्द बना सकते हैं, क्लांत, शकल, राज्य, पूज्य। इसी तरीके से बा में रा को मिलाया ब्र, व्रत, तेव्य। गा में या को मिलाया ज्ञ, ता में या को मिलाया त्य, धा में या को मिलाया ध्य। इन दोनों शब्दों को हम दोनों से सटाकर बोलते हैं, जिससे कि दोनों का स्वर हमें स्पष्ट तरीके से सुनाई पड़े। ये देखो, क्र और छ, ये हमारे संयुक्त व्यंजन है, संयुक्ताक्षर व्यंजन है ये। अब है द्वैत व्यंजन। द्वैत व्यंजन क्या है? जिन व्यंजनों का निर्माण दो समरूप व्यंजनों के सहयोग से होता है, यानी कि जो दो समान व्यंजन होते हैं उनको मिलाकर हम द्वैत व्यंजन बनाते हैं। जैसे कि हमने का में का मिला दिया, टक्कर, चक्कर, मक्का, कुछ भी आप लिख सकते हैं। चा में चा मिलाकर लिख दिया बच्चा, ता में ता मिलाकर लिख दिया पत्ता। तो ये सभी आपके समरूप व्यंजन के मिक्सर से बने हुए आपके ये शब्द दिए गए हैं, ये द्वैत व्यंजन कहलाते हैं। ये चैप्टर आपका पूरा हुआ। चैप्टर को सभी एक बार फिर से पढ़ेंगे और चैप्टर पढ़ने के बाद यहाँ पर हमने सीखा जो पॉइंट दिया गया है, यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु डालकर अपनी हिंदी की फेयर नोटबुक पर सभी लिखेंगे। धन्यवाद।